सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो आज के हिंदू एनालिसिस में आज रिकॉर्डिंग है, जैसा आई टोल्ड यू कि रिकॉर्डेड सेशन आई एम पुटिंग, मतलब मॉर्निंग का ही पेपर है और रिकॉर्डिंग सेशन जो है वो हम लोग कर रहे हैं। और लाइव आपका मंडे से स्टार्ट होगा, सेशन विल स्टार्ट लाइव 9:15 AM मंडे को रहेगा। टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस: एपीएमसी, फार्मर प्रोटेस्ट, इंडिया जाफना कल्चरल सेंटर। प्रीलिम्स की आई विल कवर 8 टॉपिक्स। आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग अ डिफरेंट सेशन, मतलब एक सेपरेट सेशन आई एम स्टार्टिंग, और उसमें हम लोग डेली बेसिस पे 7 टॉपिक्स वी विल कवर अराउंड 7 टॉपिक्स। 7 जो टॉपिक्स है वो हम लोग कवर करेंगे। और ये 7 टॉपिक्स मतलब ये जो टॉपिक्स होंगे 7 टॉपिक्स सेपरेट सेशन में, या तो आई विल लेट यू नो द टाइमिंग 22 से और 23 से यूट्यूब के अंदर फ्री सेशन रहेगा। टारगेट प्रीलिम्स 2022 के कंटेक्स्ट में आपका रहेगा। आज के पूरे पेपर में अगर आप देखते हो तो पूरा का पूरा पेपर इट इज़ रिलेटेड विद द फार्मर प्रोटेस्ट और जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया फार्म लॉज में। अब कई आर्टिकल्स आपके ये आएंगे कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए था और बातचीत करके करना चाहिए था, इस टाइप का चलता रहेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जुड़े। यूज़ दिस कोड SPLIVE। जितने सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो सब की लाइव क्लासेस आपकी होती हैं। और ऑप्शनल के लिए आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। यूज़ द कोड SPLIVE। तो अनअकैडमी में जुड़ते कैसे हैं? आप unacademy.com में जाना है। उससे पहले लेट मी इन्फॉर्म यू, अगर आप अनअकैडमी चैंपियंस कॉन्क्लेव जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है और जब तक आप इस सेशन देखेंगे तब तक स्टार्ट हो चुका होगा, ये टॉपर्स, एजुकेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा सेशन कंडक्ट किया जाएगा। इसका हिस्सा आपको ज़रूर से बनना है। काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखेंगे, प्रिपरेशन करते कैसे हैं। जो टॉपर्स हैं उनको पता है कि किस तरीके से जो ट्रेंड है उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। और ब्यूरोक्रेट से आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं आफ्टर जब आप एक बार सर्विस के अंदर आ जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ और उसके बाद इसका आप हिस्सा बन सकते हैं। जब आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं तो ये सारे जितने भी बैच कोर्सेज उनको आप एक्सेस करते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो GS ऑप्शनल ये सब्जेक्ट्स आप देख पाते हैं बाय टॉप एजुकेटर। आपका टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, इसमें फिजिकल नोट्स इंक्लूडेड है, करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है, मतलब पूरी प्रिपरेशन आपकी जो यूपीएससी के लिए जो ज़रूरत है वो सब इंक्लूड है। यूज़ दिस कोड SPLIVE। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है। तो सबसे पहले आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर के अंदर काफ़ी सारे जितने भी टॉपिक्स अगर आप देखेंगे तो वो फार्म प्रोटेस्ट से रिलेटेड है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो अभी मैं 8 क्वेश्चन आपको ले रहा हूँ, इसको आई विल क्रिएट अ सेपरेट सेशन 2022 को ध्यान में रखते हुए। तो 2022 तो ये टॉपिक्स भी आपके पेपर में आए हुए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शेल ऑयल, डिफरेंट पेपर में आए हैं। ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल ऑयल, इसको नेचुरल ऑयल भी कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन स्मॉलर बैचेस डीपर देन कन्वेंशनल क्रूड ऑयल डिपॉजिट। सऊदी अरेबिया एंड UAE आर अमंग द लार्जेस्ट सेल ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना है कि इट ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल ऑयल। ये नेचुरल ऑयल नहीं, इसको हम टाइट ऑयल भी कहते हैं। इट इज़ नॉट कॉल्ड एज नेचुरल ऑयल, इसे टाइट ऑयल भी कहते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए कि यहाँ पे लिखा सऊदी अरेबिया एंड UAE, इट्स नॉट सऊदी अरेबिया UAE, इट्स रशिया एंड US आर द अमंग द लार्जेस्ट सेल ऑयल प्रोड्यूसर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है। तो ये भी न्यूज़ में आपका चल रहा था, तो ध्यान में रखना है। आंसर आपका D होगा। इस पे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिटेल डायरेक्ट स्कीम। स्मॉल इन्वेस्टर कैन नाउ बाय और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स डायरेक्टली थ्रू एन इंटरमीडिएटरी लाइक अ mutual fund. It is similar to placing funds in debt instrument such as fixed deposit in banks. No tax applies to income from government securities. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, small investor can now buy or sell government securities और bonds डायरेक्टली थ्रू यहाँ पे डायरेक्टली थ्रू इंटरमीडिएटरी, विदाउट इंटरमीडिएटरीज आप बाय कर सकते हैं। देर इज़ नो नीड फॉर ए इंटरमीडिएटरी। तो ये स्कीम भी अभी काफ़ी न्यूज़ में थी, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो आज सैटरडे भी है, तो ये टॉपिक देखते हैं। और जो पेपर में एडिटोरियल्स में फार्म लॉ से रिलेटेड अच्छा आर्टिकल है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज़ सिमिलर टू प्लेसिंग फंड्स इन अ डेट इंस्ट्रूमेंट सच एज फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक, नो टैक्स अप्लाई टू। अब देखो, ये स्टेटमेंट तो गलत है कि वो विदाउट इंटरमीडिएटरीज आप करोगे। उसके अलावा सेम टैक्स अप्लाइज टू इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट, तो मतलब टैक्स अप्लाई रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। आंसर अगेन आपका ओनली 2 होगा। नेक्स्ट देख लो, इंडिया प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली प्रेजेंटेड इज 5 पॉइंट एजेंडा विच ही कॉल्ड 5 अमृत तत्व।
5 अमृत तत्व इसे कहा जा रहा है, नेक्टर एलिमेंट, वाइल डिलीवरिंग द नेशनल स्टेटमेंट एट COP26 कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो ये इसे अमृत तत्व भी ऐसा नाम भी दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, टू रेज द नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ द कंट्री टू 500 गीगावाट बाय 2030। याद रखना, ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है। बाय 2030 80% ऑफ द कंट्री energy requirement would be met using renewable energy sources. उसका the country would become carbon neutral and achieve net zero emission by the year we can say by the year 2070। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ पॉइंट्स याद रखो कि बाय 2030 50% जो कंट्री का एनर्जी रिक्वायरमेंट है वुड बी मेड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, 50% है वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी से होगा। तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 50% होगा, यहाँ पे 2030, तो ये आंसर विल बी दैट इज़ बी। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शक्ति इन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। It has been designed and developed by Defense Electronic Research Laboratory in Hyderabad. It aims to provide an electronic layer of defense against the modern radar and anti-ship missiles to ensure survivability in the maritime battlefield. It has been designed for the Indian Navy capital warship. करेक्ट आपको बताना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। तो ये जो शक्ति से रिलेटेड, जो कि एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, इससे रिलेटेड है। ये डिज़ाइन किया गया, डेवलप किया गया है बाय डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद में। इसका एम है, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉनिक लेयर ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द मॉडर्न रडार्स और एंटी मिसाइल जो सिस्टम है, ये भी सही है। इट हैज़ बीन डिजाइंड फॉर द इंडियन नेवल कैपिटल वॉरशिप। तो आंसर है दैट इज़ 1, 2 एंड 3। तो अब टॉपिक डिस्कस करते हैं, बाकी 4 क्वेश्चन उसके बाद डिस्कस करते हैं। उसको देखो, गवर्नमेंट रिलेटेड डिसाइड, देखो अभी पूरा पेपर देखेंगे, इट इज़ रिलेटेड विद द फार्म लॉ। देखो अभी तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी। देखो जो कोई भी लॉ है, पॉलिसी है, वी कैन एग्री, वी कैन डिसएग्री। जो लॉ है उस लॉ के वी कैन से कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट कोई भी चेंज अगर आप लेकर आना चाहते हो या इफ़ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म सर्टेन थिंग्स, वहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वी नीड टू कंसीडर, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो लोगों का ट्रस्ट है दैट हैज़ टू बी देयर। लाइक फार्मर बिल है तो फार्मर जो वी कैन से कि जो फार्मर का सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज अ डेमोक्रेसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे कई सारे आर्टिकल्स हैं, 3-4 आर्टिकल्स पूरे पेपर में ये आर्टिकल्स हैं। इस एडिटोरियल के आर्टिकल को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया कि गवर्नमेंट जो गुड इंटेंशन है वो हम रीच नहीं करवा पाए। तो ये देखो, ये चीज़, ये जो लाइन आप पढ़ रहे हो, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इन द सेंस, देखो एक चीज़ और भी है कि अभी जैसे इलेक्शन भी आ रहे हैं और वो एक अलग चीज़ है, लेकिन द पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में अगर बहुत अच्छे पॉइंट्स भी हैं, उस पॉलिसी में हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हों जो कि सर्टेन सेक्शन उसके लिए एग्री ना करे, तो सबको साथ लेकर ही चलना ये बहुत ज़रूरी बन जाता है। और इस कंटेक्स्ट में जो एग्जांपल है फार्म लॉस का, बहुत ज़्यादा हम इसके बारे में वी हैव डिस्कस्ड। अब इस पर कंटिन्यूसली आर्टिकल आते रहेंगे, तो ये फिर से ये तीनों लॉज इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए। प्रश्न जो है इसमें मेंस में ज़रूर से फ्रेम हो सकता है। अब ये जो रिफॉर्म्स की बात किया जाए एग्रीकल्चर के अंदर, ये यहाँ पे देखो, ये शब्द आप ये सब मत यूज़ करना, राइट विंग लेफ्ट विंग, आप इसको यूज़ मत करो, यहाँ पेपर में यूज़ है। तो यहाँ पे जो रिफॉर्म है ये इकोनॉमिस्ट शब्द यू कैन यूज़। रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर एडवोकेटेड इकोनॉमिस्ट आफ्टर 1991। और ख़ास तौर से इसमें कहा गया कि जो रिफॉर्म्स लेकर आया गया था, इसमें जो 1960s के रिफॉर्म्स थे उसको डिसमेंटल करने की बात किया गया, जैसे प्राइजेस, सब्सिडीज़, क्रेडिट, मार्केटिंग, रिसर्च एक्सटेंशन, ये जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है उसको ये जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया को हेल्प करने में कि हम फूड सेल्फ सफिशिएंसी 1960 से 80s तक का जो टाइम पीरियड है उस पर हम वो फूड सेल्फ सफिशिएंसी लेकर आ सकें। उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग मतलब जो भी तरीके से फार्म से
कंज्यूमर तक चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। तो जो भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है दैट विल बी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और उसको गवर्न करने के लिए हर स्टेट के द्वारा एक एपीएमसी एक्ट लेकर आया जाता है और एपीएमसी मंडीज़ बनाई जाती हैं। ये जो एपीएमसी मंडीज़ होती हैं उसमें क्या है कि जो फार्मर है उस अगर सर्टेन एरिया से बिलोंग करता है उसे अपनी जो पहली सेल है उसको इन एपीएमसी मंडीज़ में करना पड़ेगा। इनमें सर्टेन टैक्स इम्पोज करता है। तो इसका बहुत ज़्यादा हमेशा से क्रिटिसिज्म होता जाता है, लेकिन जब जो लॉ है उसमें ये एपीएमसी मंडीज़ को थोड़ा डाइल्यूट किया गया। तो ये क्योंकि बहुत हाईली पॉलिटिसाइज्ड प्लेसेस भी आपकी होती हैं, सर्टेन जो फार्मर्स है, कई रिपोर्ट्स हाईलाइट करती हैं कि जो फ्रीडम ऑफ सेल है फार्मर्स की वो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे चीज़ें चेंज किया जा सकता है। जिससे अब डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात किया जाए, उसके माध्यम से बहुत सारा जो बदलाव हो किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, if we want to transform agriculture, first of all we need to increase द वैल्यू, या फिर जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है उसकी तरफ हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। हमें कई सारे प्रयास करने पड़ेंगे जिससे कि नए नए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फ्यूचर मार्केट्स हैं या प्राइवेट मार्केट्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसकी तरफ वी नीड टू प्रोसीड। सो इफ इंडिया नीड टू डाइवर्सिफाई इट्स क्रॉपिंग पैटर्न इनटू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड हाई वैल्यू क्रॉप्स, मंडीज नीड टू गिव वे टू प्राइवेट मार्केट, फ्यूचर मार्केट। क्योंकि देखो मंडीज में सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आपकी काफ़ी हद तक होती हैं। आपको प्राइवेट मार्केट मंडीज़ भी एग्जिस्ट करें, प्राइवेट मार्केट भी एग्जिस्ट करें, फ्यूचर मार्केट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब हुआ कि कोई फार्मर है, उन्होंने उनके साथ किसी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप हमें ये प्रोडक्ट दोगे, हम आपको ये पैसा देंगे, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वी कॉल इट एज। सो जो एपीएमसी एक्ट की अगर बात किया जाए, इट हैज़ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द फार्मर बाय नॉट अलाउिंग देम टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द बिग कॉर्पोरेट बायर्स। तो ये एक बड़ा रहता है, क्योंकि देखो ये जो मंडीज़ है इसमें पहली सेल जो है फार्मर्स को मंडीज़ में करना पड़ता है। तो बीच में बहुत सारे जो वी कैन से जो बिचौले हैं या इंटरमीडिएटरीज हैं, सारा मेहनत फार्मर के द्वारा किया जाता है और सारे जो बेनिफिट्स है ये इंटरमीडिएटरीज के द्वारा लिया जाता है। और ये जो प्रोटेस्ट है इसमें भी जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनका भी एक बहुत अधिक आपका पार्टिसिपेशन रहा है, क्योंकि उनका जो रोल है वो काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो सकता है, कंज्यूमर और जो फार्मर के बीच की कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो सकती है। एपीएमसी एक्ट को अमेंड करना ज़रूरी है जिससे कि खास तौर से इस तरीके से प्रोसेस हो सके कि फार्मर से डायरेक्ट चीज़ें कलेक्ट करके कोई भी प्राइवेट मार्केट डेवलप किया जा सकता है। चीज़ें फार्मर से कलेक्ट किया जाए, फार्मर के पास वो बार्गेनिंग पावर होना चाहिए, ना कि फार्मर को जाके फिर मंडीज़ में बार्गेन करना पड़े, मेरे प्रोडक्ट को खरीद लो, मेरे प्रोडक्ट को खरीद लो, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे द एपीएमसी एक्ट मस्ट बी अमेंडेड सो दैट एनी प्राइवेट मार्केट और रूरल कलेक्शन सेंटर कैन फ्रीली इमर्ज एनीवेयर विदाउट अप्रूवल ऑफ लोकल मंडीज और द पेमेंट ऑफ द मंडी टैक्स, सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैन बी पॉपुलराइज। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम एपीएमसी एक्ट को नहीं चेंज करते हैं, मतलब फार्मर को अपनी पहली जो सेल है वो मंडीज़ में ही जाके करनी है, तो इससे कोई एक प्राइवेट मार्केट डेवलप नहीं हो पाएगा। या फिर अगर होगा तो फिर वो मंडीज़ के विदिन होगा, तो उससे सारा टैक्स और सारे जितने भी लूपहोल्स हैं वो वहाँ भी एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, इसमें भी एक सर्टेन जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को कहा गया कि आप इनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आपके इम्पोज आपके किए गए हैं। तो इससे क्या है कि कोई भी उन प्रोडक्ट्स में अगर इन्वेस्टमेंट भी प्राइवेट सेक्टर करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता है, और फार्मर भी अगर उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके उसको एक्सपोर्ट करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता है। सो यहाँ पे प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट ज़रूरी भी है। स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फार्मर के यहाँ पे, जो खास तौर से फार्म एरिया की जब हम बात करते हैं तो फार्म एरिया में बहुत सारे जितने भी वी कैन से जो फार्म एरिया है आपका, उस फार्म एरिया में जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो बहुत से जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट का लॉस होता है बिकॉज ऑफ सर्टेन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। उस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की वजह से फार्मर का भी बहुत अधिक नुकसान होता है। तो स्टोरेज वेयर हाउसिंग इसलिए काफ़ी हद तक बात भी की जाती है। इसके अलावा इट वाज लॉन्ग हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस इन इंडिया दैट एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाज द लेजिस्लेटिव एरिना। अब ये पॉइंट अगर आप देखो कि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी स्टेट के द्वारा ही हेल्ड किया जाता। ऑल्दो 2003 के अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट, इसका एक मॉडल एक्ट लेकर आया गया था। कई सारी जो स्टेट्स हैं उन्होंने इस मॉडल एक्ट को अबाइड भी किया था। मॉडल एक्ट का मतलब कि आप इस तरीके का एक्ट
बने, ये इम्पोज नहीं किया जाता है, इट इज़ अ मॉडल एक्ट। तो मॉडल एक्ट का मतलब ये है कि इस तरीके से आपको कार्य करना है, इस तरीके से आप ऐसे प्रोविजंस बना सकते हैं जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो मार्केटिंग कमेटी एक्ट है उसको रिफॉर्म किया जा सके। सो ये आपका ध्यान रखते। तो कई सारे जो मॉडल एक्ट है 2017-18 में भी कई आपके ले गए। अब 2020 में यूनियन गवर्नमेंट ने इन एंट्रीज का इस्तेमाल किया, एंट्री 33 कॉन्करेंट लिस्ट, और टू इंटरवीन इनटू द मार्केट इन एंट्री 14, एंट्री 26, एंट्री अलग अलग डिफरेंट एंट्रीज का इस्तेमाल करके, और इवन एंट्री 28 स्टेट। ये कहा गया कि जो हाईलाइट किया गया कि जैसे मूवमेंट ऑफ एनी कमोडिटीज़ जो कॉन्क्रीट लिस्ट है उसको यूज़ करके बहुत सारे ऐसी एंट्रीज जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है उनको इंटरफेयर किया गया, और ये इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा गया। और काफ़ी हद तक जो पिटिशंस हैं वो भी कोर्ट के अंदर इसके आपके खिलाफ रही, और ऑनरेबल कोर्ट ने भी इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इसको रिजर्व में भी रख लिया था। मतलब अभी जब तक चीज़ें हेल्ड नहीं होती हैं तब तक फर्दर वी कैन से जब तक चीज़ें नहीं सही होती तब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। तो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा भी डिसीजन आपका लिया गया था। इंडिया फंडेड जाफना कल्चरल सेंटर अवेट्स इनॉग्रेशन। तो इंडिया श्रीलंका रिलेशन में आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इंडिया फंडेड जो जाफना कल्चरल सेंटर है श्रीलंका नदर्न प्रोविंस में, अभी तक वो इनॉग्रेट नहीं हुआ। तो ये इतने लोग हैं और ये सब चीज़ें हैं, तो खास तौर से इसका जो एम यही है प्रमोट करना, प्रिजर्व करना, और कल्चरल हेरिटेज है जाफना का, यहाँ पे तमिल पॉपुलेशन भी काफ़ी है। तो इंडिया श्रीलंका के बीच का जो रिलेशन है उसके इम्प्रूवमेंट में इसका आप एग्जांपल हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूएस मलिंग डिप्लोमेटिक बाइकआउट ऑफ बीजिंग, जो ओलंपिक होना है उसको डिप्लोमेटिक बाइकआउट आपका हो सकता है। अब इसमें आगे जो भी डिसीजंस है वो आपके लिए जाएंगे। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ जो है वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, और ये जो सेशन आई विल ब्रिंग अ सेपरेट सेशन इससे रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सरसाइज प्रस्थान। The exercise conducted by Headquarter Western Naval Command. It is held every 6 months. All Indian Ocean countries participated in this exercise. तो करेक्ट आपको जो है वो बताना है। सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज प्रस्थान है, द एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड, ये सही है। एक्सरसाइज का एम है टू इंटीग्रेट मैरीटाइम स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, ONGC, पोर्ट ट्रस्ट, कस्टम, स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट, मैराइन पुलिस, जिससे कि जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, अलग अलग सिचुएशन कंटीजेंसी जो सिचुएशंस हैं जो कि ऑकर कर सकती है उनको कैसे हम मीट करें, और ऑल इंडियन ओशन कंट्रीज़ पार्टिसिपेट। तो इंडियन ओशन कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने, जैसे हमने देखा कि चाहे वो नेवी, एयरफोर्स, ये सब लोग पार्टिसिपेट आपका करेंगे इंडिया के विद इन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों आपका स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट कैन रिपील द लॉ इन अवर कंट्री, ब्रिंग अ बिल टू रिपील द लॉस, promulgate an ordinance that will have to be subsequently replaced with a bill within 3 months. Article 252 give the legislative body the power to repeal the law. तो जैसे अभी रिपील का आपका न्यूज़ में भी है, तो यहाँ पे देखो द गवर्नमेंट कैन रिपील द लॉ इन 2 ways, 2 तरीके से होता है। इट कैन आइदर ब्रिंग अ बिल टू रिपील द 3 laws, मतलब अलग से बिल लेकर आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन सकता है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। तो और प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस भी प्रोमलगेट कर सकते हैं, दैट विल हैव टू सब्सिक्वेंटली रिप्लेस्ड विद अ बिल विद इन 6 months। 6 months में मतलब आप ऑर्डिनेंस भी लेकर आ जाता है, फिर 6 month में इसमें बिल लेकर आ जा सकता है। उसके बाद ये है कि यहाँ लिखा है आर्टिकल 252, ये है आर्टिकल 245। Article 245 of the Constitution, which give Parliament the power to make law, also give the legislative body the power to repeal them through the Repealing and Amending Act. और ये एक्ट पहली बार 1950 के अंदर पास किया गया था, 1950 के अंदर पास किया गया था व्हेन 72 एक्ट्स वेयर रिपील्ड। तो ये रिपीलिंग के लिए भी आप सेपरेट लॉ लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों, तो जो आपका आंसर है दैट इज़ 1 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया रिसेंट स्टेप टुवर्ड्स सीमेंटिंग इट्स कमिटमेंट टू क्लीन एनर्जी। अ फुल फ्लेज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल in the Ministry of Forest Environment has been established to advise, mentor, plan action to minimize the adverse impact of mining. First mile connectivity initiatives by coal mining to minimize environmental pollution, where coal is being transported through conveyor belt from coal handling plant to silo for loading. Surface coal gasification project have been planned for syngas production to be used further either, or production of ethanol, urea और पेट्रोल। तो यहाँ से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो यहाँ पे देखो इनकरेक्ट क्या है, अ फुल फ्लेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल इन मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर है ये, तो ये ध्यान में रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज़ बिन इस्टेब्लिश आपका किया गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। यहाँ से इनकरेक्ट पूछा, इसलिए आंसर जो होगा दैट इज़ 1 ओनली। तो इसको आप अच्छे से रीड करके शॉर्ट में नोट्स बना देंगे। इसका आई विल कम अप विद अ सेपरेट सेशन एज वेल।
ये भी ध्यान में रखना। द ऑपरेशन विच बिगेन इन जून 2019 टू प्रोटेक्ट मर्चेंट वेसल्स एंड इंश्योर देयर सेफ पैसेज इन द गल्फ रीजन एंड थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज़, तो ये आपका ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन संकल्प, ठीक है। द नेम ऑफ द ऑपरेशन इज़ दैट इज़ ऑपरेशन संकल्प, तो जो कि जून 2019 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें प्रोटेक्ट मर्चेंट वेसल्स और उनका सेफ पैसेज गल्फ रीजन से हो सके, तो ये आपका ऑपरेशन संकल्प है। तो अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट कि ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो क्वेश्चन टॉपिक्स हैं उसको हम लोग सेपरेटली कवर करेंगे 22 या 23 से। आप अपना एडवाइस दे सकते हो और ये चलता रहेगा, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग भी आपका मंडे से स्टार्ट, आपका जो चल रहा था वो भी कंटिन्यू रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। लाइक बटन जरूर से प्रेस करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।